वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम जो सिलसिले के हक़ बताऊं गुफ्तगू कयूं था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस उन जे अंदर जो मुल्क के सियासतदाननि जज साहिबान मुल्क के सहाफ़ियनि तोड़े अकाबरीन जेका गुफ्तगू कई है उन खां पोइ असांखे छा नज़र अचे थो पियो उन हवाले सां तजियो राय मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क के नामियारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब नाज़िर महमूद साहब सां अचो त उन सां गुफ्तगू कयूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िर महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िर महमूद साहब, 2 दिन हम सुनते रहे, कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई, तकरीरें हुई, मुख्तलिफ अपना मकतबा ज़िंदगी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो उसमें शामिल हुए। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी तकरीर की और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तकरीर और बाकी अमायदीन की तकरीरें। जो मंजरनामा खुल के सामने आया वो ये था कि हाइब्रिड रजीम अब तक हाइब्रिड है, उसके अंदर कुछ तब्दील नहीं हुआ। वो शिकायत हामिद मीर ने भी की, तो वो शिकायत जो थी अपना अख्तर मिंगल साहब की तरफ से भी की गई और मंजूर पश्तीन साहब ने भी की। क्या समझते हैं कि क्या इस सारी 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस से क्या हम नतीजा अखज़ करें? भाई, पहली बात तो ये कि कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है और ये बड़ा एक अच्छा फोरम है जहां पर बहुत से लोग बड़ी हद तक खुलकर इजहार करते हैं। बड़ी हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर भी पूरी सच्चाई कहने की इजाजत नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि वो बलोच खातून जो बात कर रही थी तो उनको जल्दी वहां से हटाया गया। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं हमारे यहाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत से लोगों ने, खासतौर पर जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं, उन्होंने जो बातें की वो बड़ी पर्टिनेंट हैं और मौजू हैं। इस मौजू पर वो पहले भी ख्यालात का इजहार करते रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह ये बात कही कि हमें नाम लेकर अब बात करनी पड़ेगी। अच्छा, और यही चीज जो है वो हमारे जो बालादस्त हल्के हैं मुल्क में उनको ये बात मंजूर नहीं है कि नाम लेकर बात की जाए। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ब्लैक और वाइट लिस्ट की बात कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ब्लैक लिस्ट होगी तो उसमें मैं जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल ज़िया-उल हक और जजों के उन्होंने नाम लिए कि जस्टिस मुनीर और इरशाद हसन खान वगैरह, जिन जिन लोगों ने फौजी आमरीतों की सपोर्ट की या फौजी आमरीतें इस मुल्क पर मुसल्लत की, उन सब के नाम उन्होंने लिए और नाम लेकर कहा कि ये सब ब्लैक लिस्ट के लोग हैं। तो अब ये एक अच्छा अमल है कि लोगों लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात नहीं हुई नाज़िर महमूद साहब, आपने वो जरूर नोट की होगी, मैंने भी एक स्टूडेंट की हैसियत से वो नोट की कि जब वो शुरू में जब बता रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं तो वो कह रहे थे कि रियासत के 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो फौज को एक अपना एक ऑर्गन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बता रहे थे, उसका ऑर्गन है, उसको इंस्टीट्यूशन के तौर पर नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशन 3 है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जब आखिर में ये ब्लैक और वाइट लिस्टें बनाने चले गए तो उसमें जुडिशरी के हवाले से तो ब्लैक भी बताए और वाइट भी बताए। वाइट दोनों वो बताए जो वाइट थे जी। फिर जब एग्जीक्यूटिव की तरफ आए तो एग्जीक्यूटिव की तरफ उसने वो 2 फौजी अफसरों का नाम लिया। वो एग्जीक्यूटिव का एक कंपोनेंट तो हो सकते हैं, वो उस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल तो नहीं थे। उसमें ना उनको अपना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नजर आए, ना अपना लियाकत अली खान जिसको उसने शहीद का रुतबा दिया वो नजर आए, ना उसमें उसको अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको उसने खुद कहा कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं वो नजर आए, ना उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा नजर आई जिसको उसने खुद कहा कि उसको शहीद किया गया मुशर्रफ के दौर में। तो उस लिस्ट में जिन्ना से लेकर आज तक जो अपना एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, किसी का नाम उसको व्हाइट में डालने की उसको नहीं नजर आई। ये कुछ दिलचस्प नहीं था। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ी सी हमें वाज़ेह होने की जरूरत है कि ये जो नाम आपने लिए हैं ना, ये लेजिस्लेटिव का हिस्सा है। जो 3 ऑर्गन अगर होते हैं तो उसमें कानून साज जो इदारे होते हैं, तो जो लियाकत अली खान थे या प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है सर, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है। देखें, मेरी बात आप जरा मुझे करने दें। जी सर। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतखब होकर आता है मुल्क का, वो बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो कहा जाता है ना, जो 3 ब्रांचेस होती हैं रियासत की, उसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच मुश्तमिल होती है आपकी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से पर
جو کہ رپورٹ کرتی ہے آپ کے منتخب نمائندوں کو, اور منتخب نمائندے آپ کے بنیادی طور پر ہوتے ہیں لیجسلیچر کے. تو اس بات کو آپ سمجھیں, یعنی انہوں نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انہوں نے اگر ان کا نام نہیں لیا, اگر وہ لیجسلیچر کی بات کرتے نا, سیاستدان ظاہر ہے لیجسلیچر میں ہوتے ہیں, وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کا حصہ نہیں ہوتے. تو چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ لیجسلیچر سے آتا ہے, لیکن اس کو سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ایگزیکٹو ہے وہ اس کو رپورٹ کرتی. یہ بات تو اس نے جو 3 نام لیے اپنا سابق ملٹری افسران کے, ایوب کو اور اپنا ضیاء الحق کو اور مشرف کو, تو اس نے اپنا ان کا جو بیوروکریٹک ملٹری بیوروکریٹک جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے لیے, یا اس لیے لیے کہ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے؟ دیکھیں اب یہ بات ہے نا کہ جو اب یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جو ایگزیکٹو ہے, یعنی جس کو بیوروکریسی تک محدود رہنا چاہیے, جس کو لیجسلیچر کو رپورٹ کرنی چاہیے, کیونکہ جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے ظاہر ہے وہ کس کے انڈر میں آتی ہے, وہ لیجسلیچر کو رپورٹ کرتی ہے نا, یعنی جو پرائم منسٹر ہے جو لیجسلیچر سے آیا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو بیوروکریسی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے لوگ ہیں, یہ ظاہر ہے ملٹری بیوروکریسی کے لوگ ہیں, سرکاری افسر ہیں, تو یہ افسر جو ہے خود چیف ایگزیکٹو بن کے بیٹھ جاتے ہیں ملک کے, جو کہ ان کا حق نہیں ہے ملک کا. یعنی جمہوریت میں یا ایک آئینی طور پر جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ تو بھائی لیجسلیچر سے آئے گا نا, یعنی قانون ساز ادارے کا منتخب نمائندہ ہوگا جو بنے گا. لیکن ہمارے ہاں جو غیر منتخب ہوتے ہیں, جن کا کام منتخب نمائندوں کو رپورٹ کرنا ہے, ان کے ماتحت کام کرنا ہے, وہ خود اقتدار پہ قبضہ کر کے اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن جو کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور چیز ہوتی ہے, کیبنٹ اور چیز ہوتی ہے. کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو کا پارٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنا مقننہ کا آئین سازی یا قانون سازی کا حصہ ہوتی ہے. اگر میں جی دیکھیں خیر بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, اب اس کی تفصیل میں کر جائیں گے. تو ملک کا جو منظرنامہ سامنے آیا, میں اس پہ آپ کا نظریہ اپنا نقطہ نظر جاننا چاہتا تھا. ہاں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو حمید میر نے وہاں پر بات کی یا دیگر لوگوں نے بھی بات کی, اور کہ ابھی بھی ہائیبریڈ ریجم بنیادی طور پہ تبدیل ہوئی نہیں ہے. تو ہائیبریڈ ریجم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ بھی لایا گیا ہے, موجودہ جو صورتحال ہے, اس میں بھی یہ ظاہر ہے کسی کنڈیشنز کے تحت آئے ہیں. یہ بھی بالکل چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ شاید یہ مطالبہ کرتے کہ بھئی فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ اور ہم اقتدار میں آتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کمپرومائزز کر کے جب ان کو اشارے دیے گئے, پہلے تو ان کو دیوار سے لگایا گیا, اور اس کے بعد جب ان کو اشارہ دیا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, تو یہ جو ہے وہ بالکل عدم اعتماد پہ چلے گئے اور یہ اقتدار میں آ گئے, جس کی یہ سزا بھگت رہے ہیں. نہ تو یہ عوام کے مسائل حل کر سکے, تمام غلط فیصلے جو عمران خان کو کرنے تھے, آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا تھا, مہنگائی بڑھانی تھی, ڈالر کی قیمت نیچے جانی تھی, وہ سب انہوں نے کیا. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایک ہائیبریڈ رجیم ہونے کا ہی ایک اشارہ ہے کہ یہ بھی ان کے ہاتھ میں مکمل طور پر اقتدار ابھی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ آنے والے. آرمی چیف نے تو ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ فوج جو ہے اب سیاست کا حصہ نہیں بننے جا رہی اور نہ ہی بنے گی. یہ تو خیر ہر دور میں یہ لوگ کہتے رہے ہیں. جنرل ضیاء الحق بار بار کہا کرتے تھے کہ جی میں تو جمہوریت کے لیے آیا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے جمہوریت لانے کے لیے منتخب کیا ہے. تو یہ مطلب ان کا کہہ دینا کافی نہیں ہے. جو یہ انٹرنسڈ ہے نا, انٹرنسڈ کا مطلب جو ان کے پنجے گڑے ہوئے ہیں اقتدار کے اندر, یہ پنجے اتنی آسانی سے نکلیں گے نہیں, اور یہ نیچے سے اوپر تک گڑے ہوئے ہیں. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پارلیمانی طریقے سے ہم نے ایک پرائم منسٹر کا احتساب کر کے اس کو گھر بھیجا ہے. اس سے پہلے یا تو گیٹ نمبر 4 سے فیصلے ہوتے تھے, یا تو پھر اپنا عدلیہ کے ذریعے یہ فیصلے کرائے گئے, اور اس طرح کے کچھ باتیں جو تھی وہ قاضی فائزی سے نے بھی کی کہ کس طرح پرائم منسٹر ہمارے چلتے کیے گئے. تو آپ کے خیال میں پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب جو ہے ہم نے گیٹ نمبر 4 یا اس کی طرف نہیں دیکھنا, یہ جو ہم نے پریسیڈنٹ طے کیا ہے آگے آپ نے اس کو آگے لے جانا ہے. آپ کے خیال میں یہ بات کتنی اہم ہے؟ دیکھیں اب یہ بات تو اہم ہے, لیکن جو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا, یعنی پہلے وہ کہتے رہے, پھر بعد میں آج جو لیٹسٹ جو ان کی بات پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں
वो अपनी बातों की वजाहत भी पेश कर रहे हैं ना। ये आपने देखा होगा कि अब वो कह रहे हैं कि जी मेरा जो मनसब था उस मनसब के लिहाज से मुझे कुछ बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो अब इस तरह की बातें, यानी ये खुल के बात करना तो चाहते हैं और कर भी देते हैं, लेकिन जब खुल के बात कर देते हैं तो फिर फौरन बैकफुट पे चले जाते हैं और बैकफुट पे जाके अपनी वजाहतें देना शुरू कर देते हैं कि उनको वो तो शायद एक जुमला उसने जो कहा था अपना कि अगर आसमां मुझसे पूछती तो मैं उसको कि उससे कंप्रोमाइज करके, वो शायद उस हवाले से कह रहे हैं। एक जुमला उसने लाइटर नोट पे कहा था, वो शायद उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब वजाहत तो दे रहे हैं ना, वो वजाहत तो दे रहे हैं कि जी वो मतलब उसको हमें जो है वो बातचीत करते हुए ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि ये भी ज़ाहिर इख्तिदार में आए हैं और जो बिलावल भुट्टो की जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं बैन अवी तौर पर, ज़ाहिर है इनकी कुछ कामयाबियां भी हैं, लेकिन कामयाबियों के साथ साथ वो रिवायती पॉलिसी जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में 70 साल से चली आ रही है, वही पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। उसमें कहीं पर भी कोई जिसको कहा जाए ना कि सिविलियन बालादस्ती या खुद फैसले करने की सलाहियत जो होनी चाहिए और आगे बढ़कर कि देखिए खारजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। अब जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो बिलावल की हो, नवाज शरीफ की हो, अगर वो बुनियादी तब्दीलियां नहीं करती हैं, और बुनियादी तब्दीली से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, आपकी तरजीहात जो है वो बदलनी पड़ेंगी। हमारे पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात ठीक ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा हमारा बजट का हिस्सा इखराजात में चला जाता है, गैर पैदावारी इखराजात में चला जाता है, उसको बचाना है। लेकिन कोई भी हुकूमत आती है तो जाहिर है चूंकि सिस्टम हाइब्रिड है, इसलिए हाइब्रिड निजाम होने की वजह से कोई भी बुनियादी तब्दीली की बात नहीं करता, और वही पुराना राग ये जो हम अलाप रहे हैं कि भाई वो तो कश्मीर आप क्या समझते हैं कि अगर कोई इलेक्शन जिस तरह कहा जा रहा है एक तरफ से कि इलेक्शन होगी तो शायद मुल्क ठीक डगर पे चल पड़ेगा, डू यू रियली फोर्सी के इस तरह वाकई हो सकता है कि अगर हम एक फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएं तो मुल्क ठीक डगर पे चल जाएगा? मेरा ख्याल है कि अभी देखें फौरी तौर पे तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए, ये इस पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और अगले साल वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन होने से ज्यादा अहम बात यह है कि वो इलेक्शन हो किस तरह से रहे। क्या वाकई में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं या उसमें भी गैर सियासी कुव्वतों की उसमें मुदाखलत मौजूद है, इलेक्शन के नताइज को मैनिपुलेट किया, जैसे पहले आरटीएस बिठा दिया गया, क्या इस दफा भी कोई प्लान है नताइज को मैनिपुलेट करने का? तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, जो आपका सवाल है, मुल्क एक इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो भी गए तो भी एक इलेक्शन के नतीजे में मुल्क सही डगर पर नहीं आएगा। इसको मुल्क को कई फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जरूरत है, कई पार्लियामान ऐसी जो कि अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करें, उनको गैर कानूनी तौर पर हटाया ना जाए, और फिर पार्लियामान हमारी जो है इस काबिल हो जाए कि वो हाइब्रिड रिजिम के बजाय अपने इंडिपेंडेंट फैसले कर सके, मुल्क में सिविलियन बालादस्ती हो, जो सिविलियन लीडर रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वो अपने फैसले खुद कर सकें, तब मुल्क डगर पे आएगा। उसका इम्कान मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, ना इलेक्शन अगर अभी हो तब भी, अगर 1 साल बाद हो तब भी। अभी मुझे लगता यही है कि ये इसी तरह हाइब्रिड सिस्टम ही चलता रहेगा, ये लोग इख्तिदार में आते रहेंगे, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद लाइन उन्हीं की चलाते रहेंगे जो इनको डिक्टेट कराई जाए। बड़ी मेहरबानी नाज़िर महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ना मेरा तजनिगार नाज़िर महमूद साहब सां गॾु गुफ्तगू तां ॿुधी। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस जे अंदरि जीअं नाज़िर महमूद साहब चयो पिया त हिकिड़ो सुठो प्लेटफॉर्म आहे जिते मुख़्तलिफ़ जेको आहे ख़्यालनि जा माण्हू, मुख़्तलिफ़ जेको आहे शोबा ज़िंदगी जा माण्हू, सहाफ़त खां वठी जुडिशरी खां वठी वकला खां वठी सियासतदाननि ताईं, इंटेलिजेंस ताईं सभु अचनि था ऐं उहा काफ़ी हद ताईं जेको आहे उहो खुली ॻाल्हाइनि था ऐं उनमां जेके असांखे पंहिंजे मुल्क जी सॼी सूरत हाल जे बारे में जेका आहे खुली करे कुझु हद ताईं, जीअं उन चयो त मुकमल तौर ते उते बि खुली ॻाल्हाइण जी शायदि पंहिंजो लाइ इजाज़त न आहे, पर जेतिरो हद ताईं थी सघे थो काफ़ी हद ताईं हिकिड़ो अहिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जिते खुली ॻाल्हाए वञे थो। इहो 2 ॾींहंनि जी कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कईसूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नैश की इजाज़त सदाईं गॾु।